गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एकाधिकारी के अंदर दीर्घकालीन संतुलन कैसे होता है। जैसा कि आप सबको विदित है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि मोनोपोली क्या होती है, एकाधिकार किसे कहते हैं, एकाधिकारी के अंतर्गत अल्पकालीन संतुलन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और साथ में ही मैंने वस्तु विभेदीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि एक एकाधिकारी दीर्घकाल में किस प्रकार संतुलन में रहता है। और आप सबको विदित है, दीर्घकाल वह काल होता है जहां उत्पादन के सभी साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो। और अल्पकाल उसे कहते हैं जिसमें उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील हो, अन्य सभी साधनों को स्थिर मान लिया जाए। अब दीर्घकाल में एकाधिकारी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसकी हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। एकाधिकारी बाजार में उत्पादक का पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों कि एकाधिकारी या तो वो अपने उत्पादन को निर्धारित करता है या फिर वो कीमत को करता है, दोनों को एक साथ कभी नहीं कर सकता, इसको ध्यान में रखना। दीर्घकाल उत्पादन की वह लंबी अवधि है जिसमें एकाधिकारी मांग दशाओं के अनुसार अपनी पूर्ति को पूर्णतः समायोजित कर लेता है। अगर दीर्घकाल में मांग बढ़ रही है तो वो पूर्ति को बढ़ा सकता है, और इसी प्रकार अगर मांग कम हो रही है दीर्घकाल में तो उसी क्रम में वो पूर्ति को कम भी कर सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि दीर्घकाल में कीमत मुख्य रूप से पूर्ति दशाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। और एकाधिकारी का जो मेन लक्ष्य होता है, जो मेन उसका उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना। तो वो लाभ को अधिकतम किस प्रकार करेगा, दी हुई मांग दशाओं के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर लेगा जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके। अल्पकाल में सीमित अवधि होने के कारण पूर्ति मांग के अनुसार समायोजित नहीं हो सकती। अल्पकाल में मान लो अचानक मांग बढ़ जाती है किसी वस्तु की, तो चाहे कोई भी मोनोपोली या कोई भी मार्केट हो, वो उस मांग के अनुसार पूर्ति को एक साथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अल्पकाल बहुत छोटी अवधि होती है, जिसके कारण अल्पकालीन एकाधिकारी बाजार में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों स्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन दीर्घकाल में पूर्ति का समायोजन होने के कारण एकाधिकारी केवल असामान्य लाभ प्राप्त करता है। इसको ध्यान रखना कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को केवल और केवल असामान्य लाभ प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अल्पकाल में तीनों स्थितियां होती है, असामान्य लाभ, लाभ और हानि। ये तो था पूर्ण प्रतियोगिता। मोनोपोली की जब हम बात करेंगे तो अल्पकाल में तो तीनों स्थितियां होगी, उसे असामान्य लाभ भी होगा, सामान्य लाभ भी होगा और हानि भी होगी। लेकिन दीर्घकाल में केवल वह सामान्य लाभ पर असामान्य लाभ प्राप्त करेगा। दीर्घकाल में बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण प्रारंभ में जो फर्म या उद्योग, क्योंकि एकाधिकारी में फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, को आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें प्राप्त होती है, परंतु कुछ समय बाद वो आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें हानियों में चेंज हो जाती है। और आंतरिक बचतें क्या होती है, हानियाँ क्या होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर उसको विस्तार से समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। जब फर्म और उद्योग को आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है तो उत्पादन में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। बढ़ते प्रतिफल का नियम मतलब बढ़ता प्रतिफल, इसका मतलब घटती लागत। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत कम हो रही है। ठीक है, उत्पादन का आकार बढ़ने पर सीमांत लागत क्रमशः क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर औसत लागत एसी, जिसे अपन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, और इधर सीमांत लागत, अगर एसी बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की दर सीमांत लागत की ज़्यादा होगी। और अगर औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन एमसी जो है, सीमांत है ना, सीमांत लागत की घटने की दर ज़्यादा होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो सीमांत लागत है
वो तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से घटता है। ऐसा हमने औसत लागत वक्र बनाया था, ऐसा सीमांत लागत वक्र बनाया था। जब दोनों घट रहे हैं देखना, तो सीमांत इसके नीचे है, ये ज़्यादा घट रहा है। और जब दोनों बढ़ने लग जाते हैं इस बिंदु के बाद, तो एम सी हमेशा तेज़ गति से बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एम सी जो है, सीमांत लागत वक्र जो है, वो तेज़ी से गिरता है और तेज़ी से बढ़ता है। किसकी तुलना में? औसत लागत वक्र की तुलना में। अब जैसे जैसे उत्पादन के आकार में वृद्धि होगी, तो सीमांत लागत क्या होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी। और औसत लागत भी घटने लग जाएगी। किंतु कौन सी ज़्यादा घटेगी? सीमांत हमेशा ज़्यादा घटेगी। किंतु औसत लागत के घटने की दर सीमांत लागत के घटने की दर से क्या होती है? कम होती है। अर्थात औसत लागत घटती है, लेकिन सीमांत लागत उससे ज़्यादा घटती है। इस बिंदु तक देख सकते हो आप, ये वाली दूरी। ये तो औसत लागत को दर्शा रहा है और ये सीमांत लागत को दर्शा रहा है। इस प्रक्रिया में उत्पादन मात्रा और अधिक बढ़ने पर हमें एक ऐसा आदर्श बिंदु प्राप्त होता है जहां औसत लागत और सीमांत लागत बराबर हो जाती है। ये जो पॉइंट है, औसत लागत का मिनिमम जो पॉइंट है, वहाँ ए सी जो है वो एम सी के बराबर हो जाती है। और जहाँ ए सी और एम सी दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस आदर्श बिंदु के बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। इस बिंदु पे तो क्या होगा? ए सी और एम सी बराबर होंगे, अर्थात स्थिर प्रतिफल। इस बिंदु से पहले वाली दूरी, ये वाली दूरी, यहाँ हमेशा एम सी भी घटेगी और ए सी भी घटेगी, लेकिन एम सी ज़्यादा घटेगी। इस बिंदु के बाद हमें हानियाँ होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी लागत बढ़ने लग जाएगी। तो ये लागत वक्र ये एम सी को दर्शा रहा है, ये ए सी को दर्शा रहा है। तो ए सी और एम सी दोनों बढ़ते हैं, लेकिन एम सी के बढ़ने की दर जो है वो ए सी की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस आदर्श बिंदु के बाद आंतरिक बचते और बाह्य बचते जो है वो हानियों में चेंज हो जाती है। इसके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल का मतलब बढ़ती लागतें प्राप्त होती है। ऐसी दशा में सीमांत लागत बढ़ती है, उसके बाद औसत लागत भी बढ़ती है, परंतु औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत अधिक बढ़ती है। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि जब दोनों लागतें घट रही होती है तो सीमांत ज़्यादा घटती है, और जब जो दोनों लागतें बढ़ रही होती है तो सीमांत ज़्यादा बढ़ती है। अब दीर्घकाल में एकाधिकारी को तीनों दशाओं में, बढ़ती लागत की दशाओं में, घटती लागत के और स्थिर लागत के, या फिर अपन कह सकते हैं घटते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और बढ़ते प्रतिफल, तीनों दशाओं में एकाधिकारी के संतुलन की हम बात यहाँ करेंगे, और तीनों दशाओं में उसे असामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते प्रतिफलों की दशा। बढ़ते प्रतिफल है, इसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन लागत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बढ़ते प्रतिफलों की दशा को अपन बोलते हैं घटती लागत दशा। ये क्यों प्राप्त होती है? ये बाह्य और आंतरिक बचतों के कारण ऐसा होता है। तो जो डायग्राम बनाया गया है उसमें बढ़ते प्रतिफल या घटती लागत की दशा में एकाधिकारी के संतुलन को दिखाया गया है। अब देखना, अब जनरल सी बात है, अगर बढ़ते प्रतिफल हैं या लागत घट रही है तो लागत वक्र नीचे की तरफ गिरेगा। तो इस रेखा चित्र में देखो, ये ए सी वक्र है जो नीचे की तरफ गिर रहा है। एम सी वक्र ए सी वक्र के जस्ट नीचे की तरफ है, अर्थात लागतें घट रही है लेकिन सीमांत लागत ज़्यादा घट रही है। और ये आपको पता है कि जो ए आर वक्र होता है वो इस प्रकार का होता है एकाधिकारी में, और ए आर के जस्ट नीचे एम आर वक्र होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संतुलन की। तो संतुलन का तो वही शर्त है, एम आर किसके बराबर होना चाहिए? एम सी के बराबर होना चाहिए। तो ये एम आर एम सी के कहाँ बराबर हो रहा है? इस ई बिंदु पे एम आर एम सी के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये एम आर वक्र है और ये एम सी वक्र ई बिंदु को काट रहा है। ठीक है, अब देखना, लेकिन यहाँ संतुलन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम सी वक्र ऊपर से काट रहा है, और संतुलन की द्वितीय शर्त क्या थी? कि एम सी वक्र नीचे से काटना चाहिए। लेकिन यहाँ संतुलन नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाएगा, तो उसे बढ़ते प्रतिफल के स्थान पे स्थिर प्रतिफल प्राप्त होंगे और उसके बाद घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब अपन ई बिंदु पे वो संतुलन में है, और जब वो ई बिंदु पे संतुलन में है तो कीमत कितनी हो गई? ओ पी। कीमत कितनी हो गई? ओ पी, या फिर उसको बोल सकते हैं एस से लेके क्यू तक।
और लागत कितनी है, तो लागत वक्र हमेशा औसत लागत वक्र से ज्ञात होती है। तो Q से लेके T तक, या फिर बोल सकते हैं O से लेके R तक, OR या TQ, ये क्या हो गई, लागत हो गई। अब लागत तो लग रही है यहाँ तक, OR तक, कीमत थी OP। इसका मतलब ये जब क्या हो प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, कितना, PR। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ, PR, या PR को अपन बोल सकते हैं ST, PR या ST। कैसे ज्ञात किया अपन ने, जो हमें कीमत प्राप्त हो रही है एक अधिकारी को OP, उसमें से OR घटा लेंगे, जो लागत है वो घटा लेंगे, तो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा केवल PR या ST। अब अपन बात करेंगे कुल लाभ कितना हुआ। तो जितनी मात्रा उन्होंने बेची या उत्पादन किया उसको प्रति इकाई लाभ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये जो आयत यहाँ बना हुआ है PRST, इसके बराबर हमें कुल लाभ प्राप्त होगा, और यह लाभ असामान्य लाभ को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ एक अधिकार संतुलन दिखा गया है। AC और MC दोनों गिरते हुए हैं। गिरते हुए का मतलब क्या हुआ, कि ये लागतें घट रही है, अर्थात वर्तमान प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफलों की दशा है। किंतु MC वक्र अधिक तेजी से गिरता है। संतुलन बिंदु E पे है, जहाँ संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अब अपन बात करते हैं स्थिर प्रतिफलों की दशा में। अब स्थिर लागत होती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्थिर लागत कहाँ होती है, जहाँ AC और MC क्या हो रहे हो, बराबर हो रहे हो। तो AC और MC वक्र यहाँ बनाया गया है, दिख रहा है आपको, जहाँ AC और MC को बराबर दिखाया गया है। AR डायग्राम ऊपर से और MR यहाँ दिखाया गया है, और संतुलन के बिंदु पे अपने को पता है कि MR जो है वो MC के बराबर होगा, तो E बिंदु पे MR जो है वो MC के बराबर होगा। ठीक है, अब E बिंदु पे कीमत कितनी हो रही है, OP, क्योंकि कीमत हमेशा AR डायग्राम या औसत आय जिसे मांग वक्र कहते हैं उससे डिसाइड होती है। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ मैं P लिख देता हूँ। कीमत कितनी हो रही है, OP, और लागत कितनी हो रही है, लागत हमेशा औसत लागत वक्र से, तो ये हो रही है OR या QE। तो कीमत तो कितनी हो गई, OP, लागत कितनी, OR या QE, और कुल उत्पादन कितना हो रहा है, OQ के बराबर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ P बिंदु था, अब मैं आपसे बात करूँ कि OP कीमत है और लागत OR है, तो जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, P से लेके R तक, या फिर S से E तक। तो प्रति इकाई लाभ क्या होगा, PR या SE को। और कुल लाभ किसको दर्शाएगा, कुल लाभ यहाँ इस क्षेत्र को पूरे को दर्शाएगा। यहाँ P बिंदु है तो PSRE, ये हो गया उसे कुल असामान्य लाभ। ठीक है, ये हो गया स्थिर दशाओं के, स्थिर प्रतिफलों के कारण। अब अपन बात करते हैं घटते प्रतिफल। जब एकाधिकारी को बाह्य बचते और बाह्य बचते और आंतरिक बचते अगर हानियों में परिवर्तित होने लग जाए, तो हमेशा बढ़ती लागत प्राप्त हो रही है। और जब लागत बढ़ती है तो MC जो है सीमांत लागत, वो औसत लागत की तुलना में अधिक होगी। तो यहाँ दोनों डायग्राम बनाए गए हैं, ये औसत लागत को दिखा रहा है, ये सीमांत लागत को दिखा रहा है। सीमांत लागत तेजी से बढ़ रहा है, किसकी तुलना में, औसत लागत की तुलना में। और AR वक्र यहाँ आपको दर्शाया गया है, यहाँ MR है। AR और MR जहाँ MR और MC जहाँ संतुलन में होंगे, तो E बिंदु जी ये जो है इस पे MR क्या है, किसके बराबर है, MC के। तो यहाँ जो एकाधिकारी है वो संतुलन में होगा। संतुलन बिंदु पर कीमत का निर्धारण हमेशा औसत आय वक्र से होता है। तो कीमत कितनी हो गई, OP, क्योंकि औसत आय Q से लेके S तक है, OP या QS। लागत कितनी लग रही है, ये E बिंदु पे लागत लग रही है, क्योंकि लागत हमेशा औसत लागत वक्र से निकाली जाती है। तो OR या OT के बराबर, OR या TQ के बराबर उसकी लागत लग गई। कुल उत्पादन उसने OQ किया है। अब प्रति इकाई लाभ कितना हुआ, तो आपको पता है कि OR उसकी क्या है, मांग मात्रा। OR क्या है, लागत है। OP क्या है, कीमत है, अर्थात उसे फायदा कितना हुआ, PR के बराबर उसे लाभ हुआ। तो प्रति इकाई लाभ PR या S से लेके T तक। ठीक है, अब कुल लाभ कितना होगा, तो ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा PRST या TS क्षेत्र के बराबर उसे कुल असामान्य लाभ प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक एकाधिकारी फर्म या उद्योग दीर्घकाल के अंदर असामान्य लाभ प्राप्त करता है, चाहे वो बढ़ती लागत की दशा हो, चाहे स्थिर लागत की दशा हो, या
घटती लागत की दशा हो। तीनों दशाओं में एक एक एकाधिकारी फर्म हमेशा असामान्य लाभ प्राप्त करेगी। थैंक यू।